करें स्टार्ट। देखो, तो नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका टारगेट है वो प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं। तो जब प्रॉफिट अर्निंग टारगेट नहीं है तो फिर ये क्या काम करते होंगे? जो सोशल बेनिफिट दे सके, जो लोगों को फायदा दे सके, रिलीजियस बेनिफिट दे सके लोगों को, ठीक है ना। हम लोग सुनते हैं ना कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो सब किसका पार्ट हो गया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ठीक है ना। हाँ वही है, वो कंपनीज के अंदर है। जैसे बिना कंपनी बनाए भी हम लोग एनपीओ बना सकते हैं, ट्रस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि एनपीओ वर्क करेगा तो फिर कैसे करेगा, और उसकी अकाउंटिंग हमें क्यों करनी है, इसका क्या रीजन रहेगा? तो एनपीओ जो वर्क करेगा तो इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा। उस फंड को पर्टिकुलर पर्पज में वो खर्च करेंगे। समझ में आ रही है बात? और उसी की हमें अकाउंटिंग करनी। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल अपनी लाइफ का जो हमने देखा है, श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया, उसके लिए ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट में फंड कलेक्ट किया गया पूरे भारत से, पता है तुम्हें? सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन दिया। वो फंड इकट्ठा हुआ, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया बताओ? मंदिर बनाने में। मतलब एक ट्रस्ट है जिसका कोई पर्पज है, उस पर्पज में पैसे खर्च किए गए, और उस पैसे को खर्च करने से पहले उन्होंने फंड बनाया ताकि आराम से वो काम पूरा किया जा सके। सही बात है ना? ठीक है। तो एनपीओ की जो अकाउंटिंग होती है उसे हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसीलिए बोलते हैं। बात आ गई सबको समझ में? क्लियर है यहां तक? चलो भाई, तो देखो, एनपीओ के लिए जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। एनपीओ के पास पैसे आते कैसे हैं? तो अपने को अभी तक की जो बात है उससे ये तो समझ में आ गया कि पब्लिक पैसा देती है, ठीक है। जनरली कोई एनपीओ कोई स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई मेंबर्स तो होते होंगे ना। मान लो अपन लोग हैं, अपन सब लोगों ने जो भी अपन 15 लोग हैं, 15 लोगों ने मिलके एनपीओ स्टार्ट किया, एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है। तो क्या हम केवल लोगों से पैसे लेंगे या हम भी डालेंगे उसमें? तो हम भी कोई कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अपना एनुअल फीस रहेगा, जिसे एनपीओ की लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, वो पैसे वापस रिन्यू करने के लिए और जमा करवाने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? वैसे ही एनपीओ में क्या होगा, आपको एनुअली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा जिससे आप मेंबर कंटिन्यू रहोगे। इनका एग्जाम्पल ही था, बाकी नहीं है एनपीओ में, ये केवल एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो भाई, तो एनपीओ के इनकम के क्या सोर्सेज रहेंगे? सबसे मेन सोर्स क्या हो गया बताओ? किससे मिलता है? मेंबर्स से। समझ में आ गई बात? और क्या? हाँ वही, हाँ वही होता है। डोनेशन पब्लिक से, ठीक है। एंट्रेंस फीस मेंबर्स से, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस मेंबर्स से, ठीक है। हर एक एनपीओ की अलग अलग कंडीशन हो सकती है ज्वाइनिंग की। कोई एनपीओ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप वन टाइम पेमेंट करो, आप लाइफ टाइम मेंबर रहो। तो सब टाइप के एनपीओज है, और सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो लीगली उन पे एप्लीकेबल है वो तो सब उनको फॉलो ही करने हैं, बाकी उनको ट्रस्ट कैसे रन करना है वो उनकी चॉइस है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है। चलो भाई ठीक है। अब जब एनपीओ के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न के, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के, उनके बनाते हैं। तो उनमें क्या क्या आता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सब आते हैं ना। एनपीओ को तो इन सब की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तो क्या बनाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसके जैसा होता है बताओ? कैश अकाउंट के जैसे। रिसीट मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब क्या हो गया? पैसा जाना। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब रखना, वही क्या है? अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात सबको? अच्छा मुझे बताओ,
बेसिक अकाउंटिंग के जो अपने रूल है उसके अकॉर्डिंग पैसा आता है तो कौन सी साइड लिखते हो और जाता है तो कौन सी साइड लिखते हो? आता है तो डेबिट में, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, सिंपल रूल है। इसी अकाउंट में यही करना है अपने को, पैसा आया तो डेबिट में मतलब रिसीट साइड में, और गया तो क्रेडिट में यानी कि पेमेंट साइड में। चलो ठीक है। सेकंड बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सेम किसके जैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे। जैसा अपना P&L अकाउंट बनता है सेम वैसा ही अपना क्या बनेगा बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब ये हो गया इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को नोट करना है। मुझे ये बताओ इनकम कौन सी साइड नोट होती है? क्रेडिट में, और एक्सपेंडिचर डेबिट में, सेम इसके अंदर रहेगा। समझ में आ गई बात? बैलेंस शीट नॉर्मली जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं वही लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, उसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होते हैं। चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो पहला फॉर्मेट किसका है बताओ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसके जैसा है बताओ? कैश अकाउंट के जैसा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश अकाउंट के जैसा है। कैश अकाउंट में पैसा आता है डेबिट में लिखते हैं, जाता है क्रेडिट में लिखते हैं, सेम इसमें वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट भी आप देखोगे वैसा ही है लगभग। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी ईयर एंड के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, डेबिट में क्या आ जाएगी? रिसीट्स, और क्रेडिट में क्या आ जाएंगे बताओ? पेमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? बाय बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्या इनके बैंक बैलेंस का ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नेगेटिव बैलेंस हो? पॉसिबल नहीं। भाई प्रैक्टिकली सोचो कि मान लो एनपीओ है, तो एनपीओ को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहले तो ये सोचो, नहीं मिलती नॉर्मली, क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है ना। भाई आपको बैंक यदि मान लो आपको फैसिलिटी देता भी है तो क्या बेसिस पे दे? आपका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपको मान लो सोशल वेलफेयर करना है, तो जितने पैसे उतनों से ही करोगे, उससे ज्यादा कैसे खर्च करोगे? सोच के देखो एक बार। एनपीओ कोई ऐसा थोड़ी है सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा है जो घर से अलग से ले आए, और घर से अलग से लाके इसमें डाले तो भी इसमें तो बैलेंस आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका नेगेटिव बैलेंस पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा आपने। तो बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गया। अब देखो जितनी भी रिसीट है वो हमें डेबिट साइड में नोट करनी है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉलोइंग ईयर से रिलेटेड हो, आगे किसी भी साल से रिलेटेड हो। मतलब पैसा अपने को करंट ईयर के लिए मिला तो भी लिखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के लिए मिला तो भी लिखेंगे, फॉलोइंग ईयर्स के लिए मिला तो भी लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? उसे नोट करेंगे हम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर की इनकम है, पैसा मिला तो भी लिखेंगे, कैपिटल नेचर का है तो भी नोट करेंगे। क्लियर हो गई बात? सेम पेमेंट के अंदर है, जितने भी पेमेंट्स है वो हम नोट करेंगे पेमेंट साइड में, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉलोइंग ईयर से रिलेटेड हो, चाहे उसका नेचर रेवेन्यू हो, चाहे उसका नेचर क्या हो? कैपिटल। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो यदि रिसीट एंड पेमेंट को समराइज करें तो सीधा सीधा ये कैश अकाउंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डेबिट साइड के अंदर हम लोग जितना पैसा आया वो नोट करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। ठीक है, और हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से साल का। क्लियर? सेम पेमेंट्स के अंदर हमें नोट करना है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, कौन से ईयर से है इससे कोई मतलब नहीं। बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है मैं अभी आपको नोटिंग करने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले एक बार हम लोग इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अपना बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किसके जैसा है? P&L अकाउंट के जैसे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम डेबिट में नोट करेंगे, और जो भी अपनी इनकम है वो सब कहाँ पे नोट होगी बताओ? क्रेडिट में नोट होगी। चलो ठीक है, तो डेबिट में टू ऑल एक्सपेंडिचर। अच्छा, P&L का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है क्या? बैलेंस BD CD ऐसा लिखा है कभी अपन ने? नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी नहीं लिखना है, मतलब इसका भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग वैसे तो होगा नहीं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो नोट करने हैं, लेकिन कौन से? जो करंट ईयर के हैं प्लस रेवेन्यू नेचर के हैं। जो हम P&L अकाउंट बनाते हैं
तो उसके अंदर हम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और इनकम नोट करते हैं, और वो भी रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के जितने भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं बताओ? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर के कहाँ रहेंगे? P&L अकाउंट में। अपने यहाँ पे कौन से अकाउंट में रहेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जितने भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तब हम उसे नोट करेंगे, चाहे हमने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। सेम यदि हम इनकम साइड में आए तो जितनी भी रिसीट्स है वो हम नोट करेंगे। वो कौन से ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए बताओ? करंट ईयर से रिलेटेड, और नेचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है। अब क्या होगा यदि मान लो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, मतलब यदि हम करें क्रेडिट माइनस डेबिट, तो जो बैलेंस आएगा जब हम लोग P&L बना रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना। नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या आएगा बताओ? सरप्लस। ठीक है। और नेट लॉस की जगह क्या आएगा बताओ? डेफिसिट। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे कैपिटल फंड में। किस में ट्रांसफर होंगे? कैपिटल फंड में। मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि एनपीओ में जो कैपिटल होती है उसे कैपिटल फंड बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है जनरल फंड। आगे हम इसकी भी और डिटेल में बात करेंगे। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। हमने एनपीओ में अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया, हमें जनरल आइडिया लग गया कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे नोट करते हैं। अब आप लोग भी इस चीज़ को प्रॉपरली क्या कर लो? नोट कर लो, फिर हम आगे चलें। हाँ, टाइम ले लिया मैंने खूब सारा। तो देखो नोटिंग हो गई। अब आ जाओ सब लोग टॉपिक नंबर 1। देखो, इस चैप्टर को हमें थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ना पड़ेगा। इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो होगा नहीं। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं ऐसा हो सकता है उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन बड़े क्वेश्चन में उसका रोल रहे। तो सबसे पहला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है ना। एनपीओ के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फिर फंड्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनको कहाँ पे नोट करते हैं? ठीक है। फंड्स इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, उन सब के लिए हम डिटेल में बात करें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला तो कौन सा फंड हो गया बताओ? कैपिटल फंड। तो जैसे हम नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल, और कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। वैसे एनपीओ के अंदर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल फंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या बताओ? जनरल फंड। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आता है अदर फंड्स। तो अदर फंड यानी फंड किसी पर्पज के लिए तो क्रिएट होगा ना। ऐसे थोड़ी खाली बैठे हैं चलो पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, इकट्ठे करने जाओगे तो भी क्या बोलोगे अगले कि हम किस पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा करें, ये तो बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अदर फंड्स में क्या हो गया कि कोई ना कोई पर्पज के लिए ये क्या किए जाते हैं? क्रिएट किए। ठीक है। और हम इनको कहाँ पे शो करेंगे बताओ? बैलेंस शीट में। और कौन सी साइड में? लाइबिलिटी साइड। इनको लाइबिलिटी साइड में ही क्यों शो करते हैं, सोचो एक बार। क्योंकि वो पैसा जो आया है वो पर्पज के लिए आया, उसी पर्पज में हमें खर्च करना है। तो अपने लिए क्या हुआ बताओ? लाइबिलिटी हुआ कि नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जैसे कैसे शो किया जाता है, जैसे ये अपनी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड, फंड का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो नोट कर देंगे। अच्छा, फंड इंक्रीज कैसे होगा? सोचो, उस फंड से रिलेटेड और डोनेशन मिलेगा तो इंक्रीज होगा। तो डोनेशन रिलेटेड टू फंड ये क्या हो जाएगा बताओ? प्लस। और कैसे इंक्रीज हो सकता है? फंड का जो पैसा आया अपने पास में उसे हमने इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट परमानेंट नेचर का नहीं होता है, टेम्परेरी नेचर। कैसे, एक एग्जांपल देके समझा। जैसे मान लो कि आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे फंड चाहिए। मेरे पास आज जो फंड इकट्ठा हो गया वो 6 महीने बाद में काम आएगा। 6 मंथ्स तक वो मेरे पास पड़ा रहे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। बेटर क्या है कि उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यूज किए जाते हैं, जो सबसे सेफ। जैसे हम लोग एफडी कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो इशू होते हैं उनको परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में लगा दिया, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सेफ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनमें पैसे डाल दिए जाते हैं। अब इन्वेस्ट करोगे तो उससे इनकम होगी ना।
वो क्या होगा, उससे भी तो फंड बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई बात। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो कहाँ पे रहेगा, एसेट साइड में, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो इनकम है वो किस में ऐड हो जाएगी बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड में ऐड हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा मान लो इंटरेस्ट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रूव्ड इंटरेस्ट, और वो भी कहाँ पे रहेगा, असेट साइड में रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे जो इनकम लिख रहे हैं वो पूरी पूरी नोट करनी, मतलब वेदर रिसीव्ड और नोट। हाँ अप्रूव्ड भी है और रिसीव्ड भी तो हो सकता है ना, वो तो है ही, और अप्रूव्ड भी है, दोनों है। मतलब टोटल इंटरेस्ट वेदर रिसीव्ड और नोट, जो अपनी इनकम रहेगी वो क्या रहेगी, टोटल इंटरेस्ट रहेगा। समझ में आ गई बात। हाँ जो नहीं मिला अभी, डबल नहीं होगा, डबल एंट्री सिस्टम ही तो है, दो साइड हर चीज नोट होती है, तभी तो इम्पैक्ट है वो प्रॉपर आता है ना। माइनस क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड, इससे फंड डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस है वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा और इस तरीके से कैलकुलेशंस की जाए। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब जैसे अपने माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे तुम्हारे नहीं आएंगे, मैं खुद क्रिएट कर देता हूँ, है ना। पहला क्या क्वेश्चन हो सकता है कि ये फंड बैलेंस नेगेटिव हो गया तो असेट साइड में शो करेंगे, ठीक है। चलो तू सोच रहा था, बहुत अच्छी बात है, मैंने तेरी मन की भावना समझ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही आ गया अपने सामने कि मान लो कि ये नेगेटिव बैलेंस हो तो क्या करेंगे। तो देखो व्हाट इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन फंड बैलेंस, मतलब फंड का जो बैलेंस है उससे ज्यादा एक्सपेंस हुए तो क्या करेंगे। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है वापस कि जितना फंड है उससे ज्यादा खर्च कैसे कर पाएंगे, सही बात है ना। तो एनपीओ के पास में और भी तो फंड होता है जिसके अंदर पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और इधर कम पड़ रहा है तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। मेंबर का सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, वो तो कहीं भी काम आ सकता है। कोई जनरल डोनेशन आया हुआ है, वो भी कहीं भी काम आ सकता है। जनरल डोनेशन मतलब जिसका कोई पर्पज नहीं है, तो यहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम वहां से यूटिलाइज कर लेंगे। हाँ लेकिन नेगेटिव बैलेंस हुआ तो क्या करेंगे, नहीं वो कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे होगा वो तो बता दिया, अब लिखेंगे कैसे उसकी बात करें, ठीक है। तो एक एग्जांपल से सारी चीजें समझते हैं। जैसे मान लो फंड बैलेंस है, कितना है बताओ, 50,000, और एक्सपेंसेस कितने हो गए, 60। तो बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, फंड बैलेंस 50 माइनस एक्सपेंस 50, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। और जो 10,000 एक्स्ट्रा लगे वो हमें लिखने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। समझ में आ गई बात। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे फंड एक्सपेंसेस 10,000, ऐसे इसको प्रेजेंट करना होगा। हाँ कम होता है तो बैलेंस शीट में पॉजिटिव बैलेंस रह जाएगा ना, नेगेटिव बैलेंस हो तब हमें क्या करना वो अपने को समझ, ठीक है। एक और फंड से रिलेटेड बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बात क्या है, इसके सबसे कम क्वेश्चन है, शायद जैसे आपके एग्जाम में हो सकता है नहीं भी है, लेकिन आएगा तो पक्का लगभग सबका गलत होगा। हाँ तो अपने को समझना है, यदि नहीं समझ में आए तो रटना है। मैं ओवरऑल ही बता रहा हूँ, यहाँ पे तो फिर मैं ऊपर वाले में ही बोल देता ना, अरे हाँ नहीं तेरा क्वेश्चन अच्छा था, ये तो ऑनलाइन जाना चाहिए। फेंक दे पूरे आगे तक, फेंक दे बोतल। हाँ भाई चलेंगे आगे। देखो ये पॉइंट अच्छे से समझना है, ये आज का लास्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब फंड का ट्रीटमेंट कंप्लीट, तो आज की क्लास का लगभग 5 दिन में ये चैप्टर अपना पूरा होगा, ठीक है। देखो व्हाट इफ पर्पस ऑफ फंड इज टू क्रिएट कैपिटल एसेट फॉर एनपीओ। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सीधा सीधा राम मंदिर ही चलते हैं, ठीक है। राम मंदिर में मंदिर बनाने के लिए फंड इकट्ठा किया गया, मंदिर कैपिटल एसेट है या नहीं,
यस और नो? कैपिटल एसेट ही है, सही बात है ना? तो मंदिर कैपिटल एसेट ही है। तो कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए फंड मिला। तो मैं एक एग्जांपल साथ में और ऐड करता हूं जिसमें कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रही। जैसे एग्जांपल के लिए आपको फंड मिला, आपको जो भी स्टूडेंट है, जो गरीब है, जो स्टेशनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करनी। क्या इससे एनपीओ की कोई कैपिटल एसेट क्रिएट हुई? नहीं हुई। मान लो आपको 1 लाख रुपए मिले, आपने 1 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी और सब बच्चों में बांट दी। आपके पास क्या बचा लास्ट में? कुछ भी। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल जो अपना बिल्डिंग वाला चल रहा था, आपको किसी ने पैसे दिए और बोला कि खुद के लिए बिल्डिंग बनवा लो। तो पैसे तो खर्च हुए, ये बात सही है, लेकिन उससे बना क्या? बिल्डिंग बनी, अपनी एसेट क्रिएट हुई। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ गए कि ये अप्लीकेबल कब होगा? जब हमें पैसे मिले और उससे हम खुद के लिए एसेट बना रहे हैं, तब ये अपने काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास बिल्डिंग फंड है, कितने का बताओ? 20 लाख का है। और एक्सपेंसेस कंस्ट्रक्शन पे कितना अपन ने खर्च कर दिया बताओ? 12 लाख का स्पेंड कर दिया। तो अपने पास में फंड कितना है? 20 लाख का है। और एक्सपेंसेस कितने लग चुके हैं बताओ? 12 लाख लग चुके हैं। ठीक है, 12 लाख लग चुके हैं, है ना? अब इसको नोटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ढंग से समझना। ठीक है, जो अभी तक सीखा वो तो अप्लीकेबल होगा ही, उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लेना कि याद करना। ठीक है, ऐसा हो सकता है इंस्टेंटली अपने माइंड में नहीं बैठे तो याद कर लेना। ठीक है, तो देखो जैसे बिल्डिंग फंड है, कितने का है बताओ? 20 लाख का है। एक्सपेंसेस कितने के? 12 लाख। ठीक है, तो हमने लाइबिलिटीज में नोट किया बिल्डिंग फंड 20 का माइनस एक्सपेंसेस, तो बच गया कितना? 8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बिल्डिंग बनेगी तो असेट साइड में भी तो लिखोगे, कैपिटल एसेट आपकी, सही बात है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बिल्डिंग WIP। यदि कंप्लीट हो चुकी है तो केवल बिल्डिंग लिख देंगे, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वर्क इन प्रोसेस लिख देंगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोसेस। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 है। कितना एक्सपेंस लग चुका? 12 का। तो जितना कंस्ट्रक्शन पे पैसा लग चुका है उतना ही तो नोट करेंगे। असेट 12 की क्रिएट हुई है अभी तक, फंड मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी उतने की बिल्डिंग बन गई। कितने की बनाई अभी तक? 12 की बनाई। हाँ, अभी फंड बचा हुआ, अगले साल लगेगा ना। ठीक है, पूरा लगे, कम लगे, ज्यादा लगे, वो पता नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट 12 लाख का। 12 लाख जो है ये अपना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। बताओ कैसे हुआ? आपको पैसे मिले, आपने खर्च किया, और उससे आपकी ही कैपिटल एसेट तैयार हो गई। तो आपके लिए कौन सा प्रॉफिट हुआ बताओ? कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट नहीं होते। तो उनका क्या ट्रीटमेंट करें? सीधा उसे कैपिटल फंड में ऐड करें। इसमें ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन है वो प्लस हो जाएगा। ये किस नेचर का है बताओ? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। समझ में आ गई बात? तो इसे डायरेक्टली कहाँ पे नोट करना है? कैपिटल फंड। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। बात आ गई समझ में? एक बार रिपीट करता हूँ। जब भी कैपिटल एसेट बनाने के लिए पैसा मिलेगा तो पैसा जो खर्च करेंगे उसका ट्रीटमेंट सेम है। एसेट क्रिएट होगी तो एसेट साइड में नोट करेंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है इसलिए उसे कैपिटल फंड में भी ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।